जो छूट गई थी कंसेप्ट के लिए, या लग रहा है आपको कि ये थोड़ा बहुत इसका चाहिए कुछ कंसेप्ट, तो थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए चलते हैं। जैसे ज्वालामुखी के बारे में, भूकंप के बारे में और चट्टान के बारे में। ठीक है, ये सब करना नहीं था इस कोर्स में, थोड़ा सा ब्रीफ, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि किस टाइप से प्रश्न आएंगे और उसी आधार पर हम लोग चलेंगे। पहले चट्टान के बारे में चलते हैं। चट्टान या रॉक्स, किसको कहा जाता है? जिससे भूप्रपट्टी का निर्माण हुआ है, क्रस्ट का निर्माण हुआ, वही ना। मूल रूप से चट्टान वही होता, और इसी चट्टान के टूटने फूटने से क्या बन रहा था? मिट्टी। आपको बताएगा कि चट्टान है क्या। इससे ग्लोब के ऊपरी परत का जो निर्माण हुआ है, यानी क्रस्ट का जो निर्माण हुआ है, या भूप्रपट्टी यानी ऊपरी परत का जो निर्माण हुआ था, यही मूल रूप से चट्टान था। शुरुआती क्लास में जो चर्चा कर रहे थे कि ऐसे जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे ये चीज़ें अंदर जाते हुए डेंस मिलती चली जाती है। ठीक है, यानी इसका घनत्व तो बढ़ता चला जाता है। तो हमने बोला था कि कहीं ना कहीं ये लिक्विड फॉर्म में भी है, जो मेंटल का ऊपरी परत। तो चट्टान का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि भूप्रपट्टी का वो कड़ा भाग जिससे इसका निर्माण हुआ। ठीक है, एक लाइन इसको लिखना है, लिखते चले जाइएगा कुछ। वे सभी, चट्टान देकर ऐसे के लिखिएगा, वे सभी पदार्थ जिससे भूप्रपट्टी का निर्माण हुआ हो, जिससे भूप्रपट्टी का निर्माण हुआ हो। क्या केवल कठोर पार्ट होगा? क्या केवल कठोर पार्ट होगा? कठोर भाग भूप्रपट्टी का जिसका निर्माण हुआ, हो सकता है ये कठोर भी हो और चीका के टाइप का मुलायम भी। इसे तीन भागों में बांटते हैं। सिर्फ ये आपको एक ब्रीफ दे रहे हैं, और ये हम पढ़ा नहीं रहे। चट्टान के फाउंडेशन कोर्स में होता है, टारगेट कोर्स में सिर्फ आपको बता रहे हैं कि आइडिया, यदि इस टाइप के प्रश्न आ जाएंगे तो कुछ इसमें फैक्ट हैं, कुछ कंसेप्ट बेस्ड है, वो कैसे आप हैंडल करोगे वो। इसमें जो एक चट्टान है वो है आग्नेय या इग्नेशियस रॉक, दूसरा चट्टान है अवसादी, और तीसरा है रूपांतरित। आग्नेय या इग्नियस रॉक, अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक्स, और रूपांतरित यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। नाम से ही लग रहा है किससे निर्माण होगा इसका? अग्नि से निर्माण। ठीक है, अब शुरुआती क्लास में हम चर्चा किए थे, या तो ये ग्लोब जब ठंड होना आरंभ हुआ तो शुरुआती ये गर्म गोले के रूप में जब ठंड हुआ तो मूल चट्टान क्या होगा? आग्नेय। या इस मेंटल के ऊपरी परत से जो लिक्विड पदार्थ है, यानी ज्वालामुखी की जो है, या सॉरी लावा या मैग्मा जो ऊपर आएगा, इसके आने से, यानी ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जिस चट्टान का निर्माण हो रहा है, या ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा यहाँ से अंदर तक जिस चट्टान का निर्माण हो रहा है, वही आग्नेय कहलाएगा। स्पष्ट हुआ? यानी मूल रूप से ये ग्लोब या गोला जब बना था तो अग्नि का गोला था। ठीक है, जब ये ठंड हो रहा तो मूल चट्टान क्या होगा? इग्निशियस रॉक के रूप में। या दूसरी प्रक्रिया क्या होगी? जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी के विस्फोट में भी जो आंतरिक जो ये मैग्मा या लावा जो निकलता है, वो भी क्या होता है? तो उसके इसी प्रक्रिया के द्वारा, यानी ये यहाँ से जो यहाँ तक निकल रहा है, अलग अलग तौर पे अलग अलग चट्टान का निर्माण होगा। तो इस आधार पे ये इग्निशियस रॉक था। इग्निशियस रॉक था। इग्निशियस रॉक प्रायः क्या होगा? इग्निशियस रॉक यानी ज्वालामुखी के भूगर्भ से निकलने, भूगर्भ से निकलने वाला, ये ना होगा, भूगर्भ से निकलने वाला लावा से निर्मित। केवल लिखते जाइएगा, भूगर्भ से निकलने वाला लावा से निर्मित। अब बताओ, जब ये लावा से निर्मित है तो इसमें जीवाश्म होगा? हाँ, नहीं होगा।
बेसिक बेसिक प्रश्न है, कभी कभी इस टाइप से आ जाते हैं प्रश्न तो उसको लिखना होता है, ठीक है। और एक बेसिक प्रश्न है कि जितने आपके खनिज होंगे वो खनिज पदार्थ कहाँ मिलेंगे, जहाँ इग्नेशियस रॉक का एरिया होगा, ठीक है। धात्विक अधिकांश जितने खनिज होंगे वो खनिज यहाँ मिलेगा। आपको ये बताया गया कि ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो लावा है उससे निकलने से बनेगा। आपको ये पता है कि मेंटल का जो ऊपरी परत है वहीं से ये लिक्विड फॉर्म के रूप में हमारे सामने आएगा, लावा यही मैग्मा के रूप में सामने आएगा। तो ऊपरी परत में जो एक तो ये ऊपरी परत में आ गया, समझिए पृथ्वी के ऊपरी परत में आ गया, यानी ये बाह्य हो जाएगा, और कुछ चीज़ें इसके आंतरिक परत में होंगी, यानी ये आंतरिक। इसको दो भागों में बांटो, बाह्य चट्टान और आंतरिक चट्टान। किसको? आग्नेय। सिर्फ लिंक दे रहे हैं यहाँ, पढ़ा नहीं रहे ज़्यादा। यानी आग्नेय इस हिसाब से क्या हो गया, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। बाह्य और आंतरिक। बाह्य चट्टान जो आग्नेय आता है वो कहलाता है बेसाल्ट, वो कहलाता है बेसाल्ट, चर्चा कर रहे हैं। आंतरिक चट्टानों में भी दो पार्ट लिख सकते हैं, या तो पूरा का पूरा पाताली एरिया या मध्यवर्ती एरिया। चीज़ों को समझो, यहाँ आंख बंद करने से नहीं होता। यहाँ देखिए, यहाँ जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी इस विस्फोट के कारण जो निकल रहा है या तो एक पाताली एरिया होगा या इसे बीच में मध्यवर्ती एरिया होगा। आंतरिक भागों को बांटे तो इसका दो पार्ट, एक पार्ट में लिखो पाताली चट्टानें, दूसरा में लिखो मध्यवर्ती चट्टानें। पाताली चट्टानें में ग्रेनाइट, ग्रेवो, ग्रेनाइट, ग्रेवो एटसेट्रा। मध्यवर्ती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब देखो प्रश्न कहाँ से आते हैं। आग्नेय चट्टान का एक प्रश्न ये आता है कि इसमें क्रिस्टल होता है, रवे या रवा होता है, क्रिस्टल, ठीक है। अब ये बताओ, जो लावा से निर्मित हो रहा है, जो लावा कम समय में यानी तुरंत ठंडा हो जाता है, उसमें क्रिस्टल का आकार बड़ा होगा या छोटा होगा, या जो लावा धीरे धीरे ठंड होता है उसमें क्रिस्टल का आकार क्या होगा? पहले ये बताओ, ऐसे दोनों में से पहले ठंडा कौन होगा? पृथ्वी के बाहरी परत वाले, यह स्पष्ट है। इसकी तुलना में ये ठंड होगा, इसके ठंड होने की प्रवृत्ति क्या होगी? अधिक होगी, और इसके ठंड होने की प्रवृत्ति तुलनात्मक रूप से कम। ठंड होने की प्रवृत्ति या उसके ड्यूरेशन के आधार पे ये बताओ उसके क्रिस्टल का आधार क्या होगा? रवा समझते हो? चट्टान के बीच बीच में निकला हुआ रवा, क्रिस्टल। आपके किचन में ग्रेनाइट लगा होगा, तो ग्रेनाइट यदि किसी कलर का लगा होगा, रेड कलर का लगा होगा तो वाइट वाइट बूंदा बूंदा होगा, वाइट भी लगा होगा तो ब्लैक ब्लैक बूंदा होगा, या ब्लैक भी लगा होगा तो वाइट वाइट बूंदा होगा, वो क्रिस्टल होता है। बताइए, इस दोनों में रवे का आकार या रवा कहाँ बड़ा और कहाँ छोटा होगा? जहाँ जल्दी ठंडा होगा वहाँ क्रिस्टल बड़ा होगा, और जहाँ तुरंत लेट से ठंडा होगा, आपके कॉन्सेप्ट में जसुट्टा कीजिए। बालू सीमेंट मसाला देखें, बालू सीमेंट बनाता है जो, उस बालू सीमेंट गिट्टी को क्या कीजिए, बना के तुरंत ढाल दीजिए, उसमें गिट्टी का आकार दिखाई नहीं देगा। उस बालू सीमेंट गिट्टी को मसाला बना के थोड़ा देर छोड़ दीजिएगा, तो जो लिक्विड पदार्थ वो धीरे धीरे क्या होता है, साइड होते चले जाता है, और पूरा का गिट्टी ऊपर दिखते रहता है। तो ठंड होने, यानी उसको यदि ज़्यादा देर तक छोड़े तो लिक्विड पदार्थ धीरे धीरे फैलते चले जाए, और क्रिस्टल क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े नजर आए। तुरंत यदि ढाल दिए
या तुरंत ठंडा हो गया, तो लिक्विड सॉलिड जो भी निकल रहा है क्रिस्टल वो क्या होगा, एक साथ। यानी तुरंत यदि ठंड हो रहा है, ठंड होने की प्रवृत्ति तुरंत है, तो इसमें क्रिस्टल छोटे होंगे। देर से ठंड हो रहा है तो लिक्विड फैलता आरंभ होगा। चीज़ों को समझिए, देर से गर्म होगा तो लिक्विड फैलेगा, क्रिस्टल क्या होंगे, बड़े बड़े ये खड़े खड़े नजर आ जाएंगे। तो ठंड होने की प्रवृत्ति के आधार पर ये इसमें लिख लो, मैग्मा में इसका क्रिस्टल क्या होगा, बाह्य पदार्थ है तो इसमें क्रिस्टल का आकार छोटा। तो इसी में लिखते जाइए, इससे ज़्यादा भी नहीं पढ़ाने वाले हम। इसमें क्रिस्टल का आकार छोटा होने वाला है, किसमें, बाह्य चट्टान। और ग्रेनाइट में तुलनात्मक रूप से ठंड होने की प्रवृत्ति क्या होगी, समय ज़्यादा ले रही है, तो ज़्यादा समय ले रही है तो इसका क्रिस्टल का आकार बड़ा। ऐसे ही प्रश्न आपको 2-3 पॉइंट करके देगा कि निम्नलिखित में से ग्रेनाइट चट्टान के बारे में बताइए, क्या कठोर प्रवृत्ति का है, आग से अग्नि से बना है तो कठोर प्रवृत्ति का होगा। इसके क्रिस्टल के आकार किस पे डिपेंड करेगा, तो इसके ठंड होने के ड्यूरेशन या अवधि के आधार पर। ऊपर वाले चट्टान तुलनात्मक रूप से पहले ठंड हो रहा है तो उसका क्रिस्टल का आकार छोटा। तुलनात्मक रूप से पताली चट्टान या ग्रेनाइट चट्टान देर से ठंड हो रहा है तो इसके क्रिस्टल का आकार बड़ा। ठीक है, कुछ नहीं, इसका क्रिस्टल का आकार बड़ा होता है पताली चट्टान। ग्रेबो। अब आंतरिक में एक पार्ट लिखे हम, हमने बोला कि एक पाताली होगा, दूसरा मध्यवर्ती। मध्यवर्ती चट्टान होती क्या है कि जैसे जैसे इसको जगह मिलता है, समझो, जैसे जैसे निकलने के दौरान, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जैसे जैसे इसे जगह मिलता है वैसे वैसे ये आकार ले लेता है। ठीक है, इसको यहाँ समझिए, कभी ये इस आकृति का ले लेगा, कभी ये तस्तरी नुमा होगा, कभी ये लहरदार होगा, कभी ये समानांतर होगा, कभी ये खड़े ढाल होगा। इससे प्रवृत्ति के आधार पर इसका अलग अलग नाम दिया है। आप इसी तरह से बना लीजिए, उसका नाम लिख लीजिए। हाँ, मध्यवर्ती चट्टान में इस टाइप की आकृति बना लीजिए। लैकोलिथ बोला जाता है इस गुंबदाकार को, नाम सुने पहले? बस वही चीज़ें हैं, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जैसे जैसे जहाँ जगह मिलेंगे वो लावा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा उसी आकार में, लैकोलिथ हो जाएगा। तस्तरी नुमा को लैपोलिथ कहा जाता है। ये जो लहरदार है इसको फैकोलिथ कहा जाता है। ये जो समानांतर है इसको सिल कहा जाता है। ये जो खड़े वाला है इसको डाइक कहा जाता है। ठीक है, जो खड़ा डाल होगा इस टाइप से नहीं, या खड़े साथ समानांतर के रूप में, वो डाइक कहलाएगा। दूसरा है अवसादी चट्टान। इस चट्टान में क्या होगा, जो ये आग्नेय चट्टान था उसके ही टूटने फूटने से, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बाद ये क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगा, यानी अवसाद होगा। क्या इसमें परत था? नहीं, इसमें परत नहीं था इसमें। लेकिन जब बताएं कि इसके टूटने फूटने से ही बनेगा, तो इसमें एक परत के बाद दूसरी परत इस टाइप से परत जमेगा। जब परत जमेगा तो एक परत के जमने के बाद कहीं ना कहीं कुछ कार्बनिक चीज़ें, जैव के अवशेष, वनस्पति के अवशेष यदि उसमें आते हैं, फिर परत जमता है, फिर परत जमता है, तो कहीं ना कहीं ये परतदार चट्टान होता है। और इसी परतदार चट्टान में ही जीवाश्म के अंश पाए जाते हैं। तो आप पॉइंट देके लिखते चले जाइएगा। अवसादी चट्टान में डैश, यह परतदार चट्टान है जिसमें जीवाश्म के अंश पाए जाते हैं। जीवाश्म के अंश पाए जाते हैं।
ये बताया कि जो ऊपर वाला पृथ्वी का हिस्सा है, सबसे ऊपरी परत, यानी संपूर्ण भूपृष्ठ का सबसे ऊपरी परत, ये अवसादी सेल से बना होगा तकरीबन 75%, और पूरे के पूरे क्रस्ट के निर्माण में मात्र 5% का योगदान है। यानी ऊपरी परत में ये किसके टूटने फूटने के बाद आएगा? मूल जो चट्टान था उसी के टूटने फूटने के बाद ये जमेगा क्या? तो इस आधार पे ये परतदार भी होगा। अब परत परत मिलके जमेगा तो ये छिद्रमय, यानी इसमें ढेर सारे जहाँ बाउंडेशन होंगे तो वो छिद्रमय टाइप से होगा, यानी छिद्र होगा। इस कठोर चट्टान में क्या ये परतदार तो नहीं होगा की संकल्पना है? नहीं, लेकिन इसमें ये छिद्रदार चट्टान होते हैं। लिख लो, ये छिद्रमय होती है, यानी बहुत सारे बाउंडेशन के बाद यह छिद्रमय होती है। इसका एरिया लिख लो, दामोदर घाटी, दामोदर घाटी, महानदी, गोदावरी बेसिन। क्रस्ट का ऊपरी परत, सबसे ऊपर वाला परत, ठीक है। इस अवसादी चट्टान को 3 भागों में बांट लो। जैव अवसादी, जैव अवसादी, दूसरा निर्जैव अवसादी, और तीसरा रासायनिक। जैव अवसादी यानी ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री, और तीसरा है रासायनिक क्रियायुक्त। जीव में 2 प्रमुख, एक चूना पत्थर या चूना प्रमुख और दूसरा है कार्बन प्रमुख। लिख लीजिए, जैव अवसादी को 2 भागों में बांटिए। एक में लिखिए चूना प्रधान, दूसरा में लिखिएगा कार्बन प्रधान। चूना प्रधान के अवसादी चट्टान कैसे होंगे? यानी समुद्री जीव जंतु के अवशेष से। चूना का एरिया कहाँ मिलेगा? समुद्री जीव जंतु में। तो समुद्री जीव जंतु के अवशेष से जो चट्टान बनेगा उसमें किसकी प्रधानता होगी? चूना की। और जिसमें वनस्पति और जीवों का, इसमें केवल एक लाइन लिख लीजिए चूना प्रधान में, समुद्री जीव जंतु के अवशेष से, समुद्री जीव जंतु के अवशेष से। कार्बन प्रधान में लिख लीजिए वनस्पति तथा जीव जंतु के, वनस्पति तथा जीव जंतु के अवशेष से। इसमें लिखो चूना पत्थर, इसमें लिखिए इसमें नीचे उदाहरण लिखिएगा चूना पत्थर वाला में, सॉरी किसमें? चूना प्रधान वाले में। चूना पत्थर, चौक, सेलखड़ी, डोलोमाइट, ये सब अवसादी चट्टान है चूना प्रमुख वाला में। कौन कौन? चूना पत्थर, चौक, ठीक है, सेलखड़ी, वही हड़प्पा वाला जो मोहर था, ठीक है, और डोलोमाइट। इसमें लिख सकते हैं कोयले के विभिन्न स्वरूप। कार्बन प्रधान में कौन? कोयला। कोयले के विभिन्न रूप, जिसमें आपके सामने जितना है विटुमिनस, पीट, एंथ्रासाइट, इन सारी चीज़ों के। निर्जीव में क्या होगा? या निर्जैव अवसादी में क्या है? जिसमें जैव का अंश नहीं है। स्पष्ट है? तो इसमें एक बालू प्रधान हो जाएगा और दूसरा है क्ले प्रधान।
बालू प्रधान डैश बालू का पत्थर, बालू प्रधान डैश बालू का पत्थर, और क्ले प्रधान में क्या होगा, स्लेट टाइप की जो आकृति बन रही है, यानी उसी आधार पर स्लेट टाइप है। क्या क्ले, ठीक है। अब रासायनिक में कुछ उदाहरण लिख लीजिए, रासायनिक के अवसादी में कुछ उदाहरण लिख लीजिए, डैश देके लिखिएगा। सेंधा नमक, जिप्सम, सोरा। सेंधा नमक, जिप्सम तथा सोरा, ठीक है। तो ये आपके उदाहरण है। यदि इस चट्टान में इस टाइप से डिवाइड करके भी पूछा जाएगा तो आपके इसी डायग्राम से आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा हमें कहाँ से आंसर देना है। इसका स्पष्ट हो गया, इसका स्पष्ट हो गया। रूपांतरित क्या है, इन दोनों चट्टानों का परिवर्तित रूप, या तो आग्नेय से रूपांतरित होगा, या अवसादी से रूपांतरित होगा, या रूपांतरित से रूपांतरित होगा, ठीक है। इसमें कुछ तो है नहीं मेटामॉर्फिक में, सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन है। तो आप सिर्फ उदाहरण लिख लीजिए किससे कौन कौन रूपांतरित हुआ है। रूपांतरित चट्टान में लिखिए, रूपांतरित समझाने की जरूरत नहीं ना है। इन दोनों में से रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बाद जो चट्टान सामने आएगा वो कहलाता है मेटामॉर्फिक। तो कुछ कुछ यहाँ से मिलाने आता है किसका चट्टान, उदाहरण या कौन सा उदाहरण है। जैसे कि लिख लीजिएगा, आग्नेय से रूपांतरित, आग्नेय से रूपांतरित, डैश ग्रेनाइट, डैश नीस। ये सब मिल जाएगा, कहीं भी लिखाना पड़ेगा क्या, एक दो लिख लो। ग्रेनाइट से क्या बनता है, नीस। दूसरा पढ़ लिखो, बेसाल्ट डैश एम्फीबोलाइट, बेसाल्ट डैश एम्फीबोलाइट, ठीक है, एम्फीबोलाइट। एम्फीबोलाइट, ग्रेबो डैश सर्पेंटाइन। कुछ कुछ मिल जाएगा, आपको लिखाना पड़ेगा सब क्या। ग्रेबो ये टारगेट क्लास है, 10 दिन है, 10 दिन में आपको वही चीज़ समझाया जाएगा जो समझने लायक। फैक्ट ओरिएंटेड क्लास नहीं है, उसके लिए 40 क्लास होता है। आपको 65वां बीपीएससी देना है, आप सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ते रह जाइएगा। इसीलिए हर एक क्लास का वही सिचुएशन होगा। क्वालिटी वाले क्लास में आप सोचिएगा कि सारी चीज़ हो जाए, संभव नहीं है। जो मेन चीज़ है, मेन स्ट्रीम है, इसका मेहनत आपको करना है। ये क्या है, हम बोलेंगे आप लिखिएगा, समझने वाली चीज़ें तो है नहीं, ये कहीं भी मिल जाएगा। इसका बचत आप कहीं और जगह कीजिए, ठीक है। इसके कुछ फैक्ट आपको मिल जाएंगे, अब शादी का भी कुछ कुछ हो जाएगा, तो ये फैक्ट मिल जाएगा कहाँ कहाँ लिखना है। ये चीज़ों को समझ में आया। समझना आपको ये था, समझना इनका कॉन्सेप्ट था कि कहाँ क्रिस्टल बड़ा होगा, कहाँ क्रिस्टल छोटा होगा, आकृति के आधार पे समझना। आपका अवसादी का तीनों था, यदि अलग अलग दे देगा तो कहाँ से हम आंसर दें। यदि एक स्टेप नीचे चले जाएगा तो बना पाइएगा। अब अवसादी के यहाँ सेक्शन से पूछे तो अब स्पष्ट हो जाएगा इसी डायग्राम से, क्या चीज़ें आपको समझना यहाँ से। तो ये बेसिक चट्टान था, ये समझना या इसी से संबंधित चीज़ें जो घर में कुछ फैक्ट होगा, कौन कौन से चट्टान आग्नेय से रूपांतरित है, अवसादी से रूपांतरित है और रूपांतरित से रूपांतरित है। घर पे जाके एक बार देख लीजिएगा और उसको रट लीजिएगा, प्रश्न वहाँ से भी आते। चले आगे। अब अगला है ज्वालामुखी और भूकंप। इस क्लास का ये है कि आप हम लोग जितना चल रहे हैं उससे दुगुना आपको चलना है, तभी सर्टेन समय में चीज़ों को समाप्त कर पाइएगा।
ज्वालामुखी तथा भूकंप। वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक। वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक। ठीक है, थोड़ी देर से हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आंतरिक तत्व में, कहीं लिक्विड फॉर्म में चीज़ें हैं जो बाहर ज्वालामुखी के कारण या ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलती है। यही तभी से चर्चा हो रही है। हमने कहा कि मेंटल का जो ऊपरी परत है, इसी के आधार पर यहाँ प्लेट का संकल्पना है। तो इस प्लेट के टकराने से या प्लेट के खिसकने से, जो बड़े बड़े प्लेट हैं, इस प्लेट और छोटे छोटे भी प्लेट हैं जिस पे आपके महाद्वीप संदर्भ है, जैसे उत्तर अमेरिका का प्लेट लेते हैं तो उत्तरी अमेरिका का सेक्शन है और पश्चिमी अटलांटिक महासागर है। दक्षिण अमेरिका कुछ हिस्सा पश्चिमी अटलांटिक सागर का, यूरोप का हिस्सा उसके साथ अटलांटिक सागर का, अफ्रीका का खंड, ऑस्ट्रेलियन इंडियन का खंड, यूरेशियन खंड, ये बड़े बड़े प्लेट। और बड़े बड़े प्लेट क्या होंगे, इसी जो लिक्विड है यहाँ तरल पदार्थ है उसी के ऊपर नीचे तैरते रहते हैं। ठीक है, इस तैरने के कारण दो प्लेट या तो टकराएंगे या अलग होंगे या एक दूसरे को सिर्फ टच करते हुए निकल जाएंगे। जहाँ टकराएंगे जो भारी प्लेट होगा वो नीचे धंसेगा तो कहीं ना कहीं छिद्र होगा। जहाँ अलग होंगे वहाँ से भी धीरे धीरे संरचना के रूप में लिक्विड फॉर्म बाहर आएगी। चीज़ों को समझ रहे हो? तो प्रशांत महासागर के चारों ओर का जो एरिया है, उस प्रशांत महासागर के चारों ओर विध्वंसक प्लेट, जो प्लेट एक दूसरे से टकराता है, और जब दो चीज़ों को टकराइएगा तो नीचे वाले जो लिक्विड का फॉर्म है वो कहीं ना कहीं वो निकलेगा बाहर। तो जितने सक्रिय ज्वालामुखी है, तकरीबन इसका मैक्सिमम हिस्सा या 2/3 हिस्सा इसी प्रशांत महासागर के चारों ओर, जो आप मैप में देखते होंगे तो इसी प्रशांत महासागर के चारों ओर है, इस जगह के आसपास। ठीक है, और ज्वालामुखी क्रिया या सक्रिय ज्वालामुखी होने के कारण भूकंप का भी वही जोन होता है, क्योंकि भूकंप का भी एक कारण क्या है, ज्वालामुखी या प्लेट का टकराना है ना। जैसे ही भूकंप हुआ तो बचपन में बताया जाता था ये कछुआ पीठ हिला दिया, तो वही कछुआ है ये। जब पीठ हिलाएगा तो आपको निकलना पड़ेगा, बिल्डिंग छोड़ के जाना पड़ेगा। पता है कि दूसरा फिर करंट आने वाला, दूसरा झटका फिर मारने वाला, चर्चा करेंगे। तो ज्वालामुखी क्रिया कोई ना कोई दरार होगा जिसके कारण ये तरल मैग्मा क्या होगा, बाहर आएगा। यहीं से याद रखिएगा, जो जो एरिया है यही ज्वालामुखी पर्वत का एरिया होगा। पढ़ने का स्ट्रेटजी यहीं से समझ लीजिए, जो ज्वालामुखी का सेक्शन पढ़ रहे हैं तो ज्वालामुखी पर्वत वाला एरिया भी यहीं से आपको मिल जाएगा मैप में या एटलस में। जहाँ ढूंढिएगा कहाँ कहाँ है तो ज्वालामुखी का रेंज वही हो जाएगा। मैक्सिमम एरिया कहाँ है वो चर्चा हो जाएगी। तो किसी छिद्र या दरार होगा जिसके कारण ये जो गलित जो मैग्मा है या लिक्विड फॉर्म में जो ये बाहर निकलता है। ठीक है, यही प्रक्रिया। तो एक लाइन लिखिए पहले, ज्वालामुखी वह छिद्र या दरार है जहां से पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्या क्या निकलता है, गैस निकलेगा, हाँ नहीं, गैस निकलेगा, तरल लावा ये निकलेगा, राख, जलवाष्प और कुछ पत्थर के भी टुकड़े निकलेंगे कि नहीं। ठोस, जिस चट्टान को वो तोड़ के आ रहा है उस चट्टान के कुछ टुकड़े को भी लेके आएगा। तो ठोस यानी चट्टान के टुकड़े के रूप में भी कुछ ठोस पदार्थ आते हैं जिसे अलग अलग आकृति के आधार पर उसे अलग अलग नाम बुलाया जाता है। किसी को लैपेली भी कहा जाता है तो किसी को बम भी कहा जाता है। यानी बड़े बड़े टुकड़े कुछ ऐसे होंगे और छोटे छोटे टुकड़े जो मटर के दाने के रूप में होंगे, यानी टुकड़े चट्टान के भी होंगे। अब ये समझना है केवल
सक्रिय ज्वालामुखी हम लोग मानते हैं कि ठीक है उसके मतलब वो ज्वालामुखी हमेशा निकलता है, तो उससे निकलने वाली चीज़ें क्या होंगी? हमेशा तरल मैग्मा निकलता रहेगा। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब हमेशा तरल मैग्मा निकलता रहेगा। कुछ भी निकल सकता है, वहाँ से धुआं भी निकल सकता है, वहाँ से राख का भी, वहाँ से जलवाष्प का भी, यानी वो धुआं गैस, ये ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा लावा या ये चीज़ों को फेंके। ठीक है, तो इसी आधार पे यानी उसके निकलने के आधार पे मैग्मा या सिलिकेट के आधार पे मैग्मा जो निकलता है उसी के निकलने के आधार पर अलग अलग चीज़ों को रूप में ये अलग अलग ज्वालामुखी हमारे सामने आता है। ठीक है, तो उद्गार की अवधि के आधार पर 3 ज्वालामुखी लिखिए। टाइम के आधार पर 3 ज्वालामुखी। सक्रिय यानी एक्टिव वॉल्केनो, दूसरा सुसुप्त और तीसरा मृत। सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त और मृत ज्वालामुखी। सक्रिय से वही बताया गया क्या कि जितने चीज़ें यहाँ लिखी गई थी, चाहे वो गैस हो, जलवाष्प हो, चाहे वो मैग्मा हो, ये निकलते रहना चाहिए। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको जगह बता दिया जा रहा है कहाँ कहाँ है। तो सक्रिय ज्वालामुखी में आप जगह लिख लीजिए कहाँ है। भारत के प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, भारत में कहाँ है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी? बैरन द्वीप। और सुसुप्त ज्वालामुखी? ठीक है, बोलो। नारकोंडम। तो इसमें लिखिए, ये प्रश्न पूछा जाता है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ कहाँ है? लिख देते हैं। बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान का जो ऊपरी द्वीप है, यहाँ साइड में देखना, यहाँ पे होगा ये। इससे ऊपर नारकोंडम है, सबसे ऊपर नारकोंडम है, उससे नीचे बैरन होगा। तो भारत का उदाहरण है बैरन द्वीप। कुछ प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी लिखते चले जाओ। इटली का एटना, इटली का एटना और इटली का है स्ट्राम्बोली, 2 नाम है। एटना स्ट्राम्बोली अलग अलग द्वीप पे है। एटना में लिख लीजिए आप सिसिली द्वीप, और स्ट्राम्बोली में लिख लीजिए लेपारी द्वीप। इटली का एटना जो है वो सिसिली द्वीप पे है और स्ट्राम्बोली लेपारी द्वीप। इटली की स्थिति को देखें हैं मैप में। इटली जब देखोगे तो नीचे क्या है? भूमध्य सागर का एरिया है। ठीक है, इधर एड्रियाटिक सागर है, एशियन सागर, इस टाइप से कुछ सागर आपको मिलेगा। तो 3 तरफ से ये सागरीय तट से है और एक तरफ ऊपर जुड़ा हुआ है। तो ये भूमध्य सागर के बीच में है। तो कहीं ना कहीं भूमध्य सागर के किनारे, जैसे द्वीप पर यदि स्ट्राम्बोली जैसी सक्रिय ज्वालामुखी आती है तो भूमध्य सागर में, ये भूमध्य सागर के नीचे भी इसकी परछाई दिखाई पड़ती है। इस तरह से ये क्या होता है? लाइट हाउस के रूप में या प्रकाश स्तंभ के रूप में दिखाया जाता है। तो इसी को कहा जाता है लाइट हाउस या प्रकाश स्तंभ। कहाँ का? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या भूमध्य सागर का लाइट हाउस। स्ट्राम्बोली के नीचे में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, डैश भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। किसको? स्ट्राम्बोली को। अगला लिखो हवाई द्वीप का मोनोलोवा और कियालू। हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, मोनोलोवा, कियालू। कियालू। इक्वेडोर डैश कोटोपैक्सी। कहाँ इक्वेडोर? अमेरिका का इक्वेडोर। ऊपर से जैसे ही नीचे उतरोगे वहाँ इक्वेडोर डैश कोटोपैक्सी। ये 0 डिग्री के आसपास से क्रॉस करता है कोटोपैक्सी। मैप पे जाके देखना।
कियालू, मोना लोवा और कियालू, मोना लोवा नीचे कियालू। ठीक है, इक्वेडोर डैश कोटोपैक्सी। अब देखो कोटोपैक्सी पर्वत भी मिलेगा, ठीक है, इस टाइप से नीचे लिखो। अर्जेंटीना डैश ओजास डैश सलाडो, अर्जेंटीना डैश ओजास डेल सलाडो। ओजास डेल सलाडो। ठीक है, ये कुछ सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। अब आते हैं सुसुप्त में, यानी यही प्रक्रिया रुक रुक के हो क्या, निकलने की प्रक्रिया यानी जलवाष्प निकलने की प्रक्रिया, या मैग्मा निकलने की प्रक्रिया, या धुएं निकलने की प्रक्रिया, या ये प्रक्रिया क्या हो, केवल आप रट लीजिए या देख लीजिएगा इसको क्या है। भूकंप छाया प्रदेश माना जाता है, ये भूकंप छाया प्रदेश है 100, हाँ 105 से 145 डिग्री। यानी 105 से 145 डिग्री के आसपास भूकंप का या उसकी तरंगें नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, इसे दो जोन में 105 डिग्री से 145 डिग्री तो दोनों तरफ होगा। अधिकेंद्र से लेंगे तो यहाँ 180 डिग्री ना हो रहा है, तो दोनों तरफ होगा 105 से 145 डिग्री ये वाला क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में भूकंप की तरंगें नहीं पहुंच पाती है, यही कहलाता है क्या, शैडो जोन या भूकंप छाया प्रदेश। इसमें पहुंचेगी लेकिन इस एरिया में 145 डिग्री, यही कहलाता है भूकंपीय छाया प्रदेश। यहाँ देशांतर और अक्षांश नहीं है, आपको चर्चा कर रहे हैं ग्लोब के बारे में, और जिस अधिकेंद्र पर ये पहुंचेगा वहाँ से 145 और 105 डिग्री हो सकता है यहाँ होगा, तो वहाँ का कुछ और सर्किल बनेगा। हाँ लिखिए, तो वो तो बदलता रहेगा ना। भूकंप मान लीजिए प्रशांत महासागर में है, वहाँ से 105 और 145 का सेक्शन कहाँ होगा। हो सकता है भूकंप आपके यहाँ आए, इक्वेडोर में आए, हो सकता है मध्य महाद्वीपीय पीटी में आए, जहाँ से आएगा वहाँ से इतना डिग्री का जोन बन जाएगा। अब यहाँ अक्षांश और देशांतर कहाँ से आ गया। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक प्रश्न ये भी आता है, इसको मापा किससे जाता है, भूकंपीय तीव्रता को मापा कैसे जाता है। और दो स्केल हमारे सामने है, मार्केली और रिक्टर। रिक्टर का प्रश्न एक बार पूछा गया था कि रिक्टर का एक स्केल से दूसरे स्केल पे जाने पर उसका पैमाना होता है 1 से 9 के बीच में, मार्कोली का पैमाना होता है 1 से 12 के बीच में। 1 से 9 के बीच में जो स्केल चलते हैं रिक्टर स्केल, एक स्केल यदि बढ़ रहे हैं तो प्रभाव क्षेत्र कितना बढ़ रहा है, 10 गुना। यानी 2 रेक्टर स्केल पे है या 5 रेक्टर स्केल पे है, अगला 6ठा रेक्टर स्केल पे जा रहे हैं, तो 5 रेक्टर स्केल पे जितना प्रभाव था 6 पे उससे 10 गुना होगा, 7 पे जाएंगे तो इससे 10 गुना होगा, यानी 1 रेक्टर स्केल के बढ़ेंगे तो उससे 10 गुना प्रभाव। ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इस संदर्भ में ये सब चीज़ों को लिख